बच्चे, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत और मासूम शख्सियत माना जाता है, जिनका दिल मोम से ज्यादा नरम और साफ होता है, लेकिन आज की इस केस फाइल ने बच्चों के प्रति इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। दरअसल बात है 10 जुलाई 2022 की। अलीगढ़ के मछुआ गांव में सुबह सवेरे लोग पास के ही जंगलों में खेतों में काम करने जाते हैं, जो कि उनका रोज का रूटीन था। काम करने के दौरान जब कुछ किसानों की नजर कल बहती नहर पर पड़ती है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि नहर के पानी के साथ एक बॉडी बहती हुई आगे बढ़ रही थी और ये बॉडी महज 7 से 8 साल के बच्चे की थी। इसलिए लोग और ज्यादा हैरान होते हैं और जल्दी से उस बॉडी को नहर से बाहर निकाल लेते हैं। इस बच्चे ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, गले में आईडी कार्ड भी था, खेत से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी था। इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता होगा और नहर में गिरने के कारण यहाँ बहता हुआ आ गया होगा। आसपास के लोग तुरंत ही बच्चे को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब क्योंकि ये काफी पेचीदा मामला था, इसलिए तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी जाती है और पुलिस घटना स्थल पर आकर पूरे मामले का अच्छे से मुआयना करती है और बच्चे की तस्वीर सर्कुलेट कर दी जाती है, ताकि अगर कोई बच्चे का रिलेटिव हो तो उसे पहचान जाए। दूसरी तरफ जब बुलंदशहर में सोशल मीडिया के जरिए ये खबर पहुंचती है और बच्चे का फोटो नजर आता है, तो कोहराम मच जाता है, जिसके तार जुड़े थे 9 जुलाई 2022 से। यानी इस घटना से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना छतारी इलाके में हर्ष नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी उम्र महज 7 साल थी और वो यूकेजी क्लास में पढ़ाई कर रहा था। 9 जुलाई की सुबह हर्ष की मां सुमन बेटे को स्कूल के लिए जगाती है, लेकिन बच्चा स्कूल जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि आज इसका मन नहीं था। ये देखकर सुमन अपने लाल को समझाती है कि आज सैटरडे है और कल तो छुट्टी हो ही जाएगी, इसलिए आज चले जाओ। सुमन के काफी देर तक समझाने के बाद हर्ष स्कूल जाने के लिए राजी हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर नाश्ता वगैरह करता है। इतने में स्कूल ले जाने वाला ऑटो भी आ जाता है, जिसमें हर्ष के पड़ोस के बच्चे भी बैठे हुए थे, जिनके साथ हर्ष स्कूल जाता था और वापस इसी ऑटो में घर भी आता था। सुमन अपने बेटे को ऑटो में बैठाती है और एक मुस्कान के साथ हर्ष को स्कूल भेज देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज वो आखिरी बार अपने बेटे को जिंदा देख रही है। खैर दिन गुजरता है और दोपहर के टाइम बच्चों को घर छोड़ने वाला ऑटो सुमन के घर के बाहर आकर रुकता है। एक एक करके सब बच्चे ऑटो से उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हर्ष घर नहीं पहुंचता, जिससे सुमन बहुत घबरा जाती है और ऑटो वाले से जाकर पूछती है, जिस पर वो बताता है कि हर्ष तो ऑटो में आया ही नहीं है। ये सुनकर सुमन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत उसके साथ के बच्चों के घर जाकर उनसे पूछताछ करती है, लेकिन बच्चे भी हर्ष के बारे में नहीं जानते थे। अब सुमन स्कूल से लेकर आसपास के इलाकों तक में हर्ष को तलाशती है, लेकिन उसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। दोपहर से शाम हो जाती है, पर हर्ष घर लौटकर नहीं आता है। इसलिए सुमन और उसका पति चंद्र प्रकाश सिंह बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने का फैसला करते हैं और कुछ लोगों के साथ पंडरावल चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, जो कि अलीगढ़ और अनूप शहर के मार्ग पर NH 93 पर बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी रिपोर्ट लिखकर जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन ना तो हर्ष मिलता है और ना ही उससे जुड़ा कोई सुराग, जबकि हर्ष के गायब होने की बात आग की तरह फैलती जाती है और पुलिस की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने के कारण धीरे धीरे गांव में आक्रोश की भावना जाग उठती है। गांव वाले पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं और इसी हंगामे के बीच 9 जुलाई का दिन गुजर जाता है और 10 जुलाई की सुबह तक भी पुलिस हर्ष को ढूंढ नहीं पाती। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए गांव वालों को खबर मिलती है कि हर्ष की बॉडी अलीगढ़ से बरामद हुई है। ये खबर मिलते ही गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पुलिस ने सही समय पर हर्ष को ढूंढ लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। इसी गुस्से में लोग पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ हाथापाई भी हो जाती है। गांव वाले NH 93 को जाम कर देते हैं, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है।
गांव के जिम्मेदार और वरिष्ठ लोग बीच बचाव करते हैं और मामले को किसी तरह शांत कर देते हैं। साथ ही गांव वालों को भी ये समझाते हैं कि ये वक्त लड़ाई का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है, ताकि हर्ष को इंसाफ दिलाया जा सके। पुलिस भी 6 टीमों का गठन करती है और हर्ष के संग जिसने भी ये सब किया उन तक पहुंचने की कोशिश में जुट जाती है। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर 7 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। इसी उलझन के साथ सबसे पहले पुलिस हर्ष के स्कूल पहुंचती है। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स और गेट कीपर तक से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बाद पुलिस ऑटो वाले से भी इन्वेस्टिगेट करती है कि शायद वो कुछ जानता हो, लेकिन वो भी हर्ष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और ना ही उसे घर लेकर आया था। इसी तरह पुलिस तकरीबन 200 लोगों से जांच पड़ताल करती है और कम से कम 4 से 5 संदिग्धों को थाने में भी ले आती है। उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला चलता है, लेकिन वो भी हर बार यही कहते हैं कि वो नहीं जानते कि हर्ष कहाँ पे है। पुलिस इन्हें कुछ दिनों तक थाने में बुलाती है और हर्ष के आरोपी की छानबीन में लगी रहती है, लेकिन 15 जुलाई तक भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। गुजरते वक्त के साथ पुलिस पर दबाव बढ़ता जाता है। इधर घर वाले भी बहुत परेशान थे, जबकि स्कूल वालों की रेपुटेशन भी धूमिल हो रही थी। इसलिए इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की जाती है। ये देखकर अब पुलिस हर्ष के साथ पढ़ने वाले बच्चों और उसके दोस्तों से बात करती है और बड़े इत्मीनान से बच्चों से पूछती है कि तुमने आखिरी बार हर्ष को कहाँ देखा था। इस पर बच्चे बताते हैं कि इंटरवल तक तो वो हमारे साथ ही था, लेकिन फिर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस क्लास टीचर से इन्वेस्टिगेशन करती है और टीचर बताती है कि मैंने तो उसे छुट्टी के टाइम भी देखा था, लेकिन छुट्टी के बाद वो कहाँ गया मैं नहीं जानती। बच्चों और टीचर की इस बात को जांचने के लिए पुलिस क्लासरूम रजिस्टर चेक करती है, जिसमें हर दिन की अटेंडेंस लगती है। पुलिस जब रजिस्टर को खंगालती है तो पता चलता है कि हर्ष स्कूल आया था और उसकी अटेंडेंस भी लगी थी। यानी इतना तो कंफर्म था कि हर्ष स्कूल से ही गायब हुआ है, इसलिए वो ऑटो में भी बैठकर घर नहीं जा पाया। लेकिन उसे गायब किसने किया, ये बात पुलिस को समझ नहीं आ रही थी और वो हर्ष की इन्वेस्टिगेशन दोपहर के बाद से ही कर रहे थे। यानी उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, इस पहलू पर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए अब पुलिस 9 जुलाई की सुबह का भी मुआयना करती है और यहीं से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस के सामने खुलासा होता है कि हर्ष इंटरवल के बाद या छुट्टी तक स्कूल में मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो तो इंटरवल से पहले ही गायब हो गया था और टीचर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उन्हें हर रोज की तरह लगा कि उन्होंने हर्ष को छुट्टी के टाइम में भी देखा है, जबकि वो तो छुट्टी तक स्कूल में रहा ही नहीं था। वो सुबह के तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच ही स्कूल से गायब हो गया था, या फिर उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। और इस बात का खुलासा हुआ स्कूल के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे से, जिसमें लगभग 7:15 का टाइम था। 2 लड़के स्कूल के बाहर से गाड़ी लेकर जा रहे थे और इन्हीं के बीच बैठा था हर्ष। यह आखिरी बार था जब हर्ष को जिंदा देखा गया। ये सब देखने के बाद पुलिस का शक इन दोनों लड़कों पर ही जाता है, इसलिए ये फुटेज से दोनों की तस्वीरें निकलवाते हैं। ये दोनों ही लड़के नाबालिग थे। पुलिस जब हर्ष के परिवार से लेकर आसपास के लोगों को इनकी तस्वीरें दिखाती है तो पता चलता है कि ये दोनों लड़के 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट हैं, जो हर्ष के ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये जानने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इन्हीं दोनों लड़कों ने हर्ष के साथ कुछ गलत किया है। इसलिए पुलिस तुरंत दोनों लड़कों का एड्रेस निकलवाती है और बिना देरी किए उनके घर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर दोनों लड़कों के चेहरे पर खौफ के बादल मंडराने लगते हैं, मानो उनके जुर्म का पर्दाफाश हो गया हो। पुलिस भी ये बात नोटिस कर लेती है और उन्हें गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। अब पुलिस इनसे सच उगलवाने की कोशिश करती है और लड़के भी इतने डरे हुए थे कि वो एक एक करके सारा सच उगलना शुरू कर देते हैं और अपने 3 साथियों का नाम रिवील करते हैं। ये 5 लड़के शेखपुर के ही रहने वाले थे और हर्ष जिस स्कूल में पढ़ता था ये उसी स्कूल के स्टूडेंट थे। इनमें 3 बच्चों की उम्र 14 साल के आसपास थी, जबकि 2 बच्चे 16-16 साल के थे। यानी कोई 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था तो कोई 10वीं की। लेकिन 5 के बीच दोस्ती गहरी थी और सभी नाबालिग थे। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड था 10वीं क्लास में पढ़ने वाला 16 साल का लड़का, जो मुख्य आरोपी था। दोनों लड़कों के बताने पर पुलिस बाकी 3 आरोपियों को भी पकड़कर थाने में ले आती है और अब पूरे मामले का खुलासा होता है। जो मुख्य आरोपी था उसे गेम खेलने की बुरी लत थी, जो आजकल ज्यादातर बच्चों में आपको देखने को भी मिलती है। उसे जब भी टाइम मिलता वो गेम खेलने बैठ जाता था और ये गेम्स पैसों से खेलता था।
ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वो स्कूल से आता, खाना पीना खाता और गेम खेलने बैठ जाता। लेकिन एक दिन जैसे ही वो गेम खेलने बैठा, अचानक उसके हाथ से 40,000 रुपए कट हो गए, क्योंकि उसने जल्दबाजी में गलत अमाउंट या फिर गलत बटन दबा दिया था। इसलिए एक ही बार में उसके 40,000 रुपए चले गए, जो असल में उसकी माँ के थे। ये देखकर लड़के के पसीने छूट गए, क्योंकि वो जानता था कि अगर माँ को ये बात पता चली तो उसकी मार लगनी तो पक्की है, और पिता से जो फटकार लगेगी वो अलग। इसी बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और कोशिश करता है कि कैसे भी करके उस अमाउंट को वापस से अकाउंट में डाल दे। लेकिन ना तो उसके पास इतने पैसे थे और ना ही पैसे आने का जरिया। अपनी इसी परेशानी को वो अपने 4 दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, जिसमें से एक दोस्त उसे सलाह देता है कि क्यों ना हम स्कूल के ही किसी बच्चे को किडनैप कर लें और फिर स्कूल के प्रिंसिपल से फिरौती की रकम 5 लाख रुपए मांगेंगे। इससे तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और हम सबको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बात मुख्य आरोपी को काफी अच्छी लगती है और बाकी के 3 दोस्त भी इस प्लान पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद आती है 9 जुलाई 2022 की तारीख। मुख्य आरोपी नॉर्मल डेज की तरह स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आता है और अपने शिकार की तलाश में लग जाता है और स्कूल के टॉयलेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मुख्य आरोपी का निशाना सिर्फ हर्ष नहीं था, बल्कि उसने फैसला किया था कि जो भी बच्चा टॉयलेट में सबसे पहले आएगा वो उसी को धर दबोच लेगा। इसी सोच के साथ वो टॉयलेट के बाहर खड़ा रहता है और बदकिस्मती से वहां पर हर्ष आ जाता है, जो मुख्य आरोपी का शिकार बन जाता है। 10वीं कक्षा का ये स्टूडेंट जल्दी से हर्ष को गोद में उठाता है और स्कूल की बाउंड्री के पास ले जाता है, जिसके दूसरी तरफ बाहर के साइड उसके 2 दोस्त खड़े हुए थे, जो कि प्लान का ही हिस्सा था। मुख्य आरोपी हर्ष को बाउंड्री के बाहर उन्हें सौंप देता है और दोनों लड़के हर्ष को गाड़ी पर बैठाकर वहां से भाग निकलते हैं। दोनों ने हर्ष को बीच में बैठा रखा था ताकि वो शोर ना मचा पाए और भाग भी ना पाए। अब ये दोनों लड़के हर्ष को पंडरावल गांव से सीधा रायपुर लेकर पहुंचते हैं। इसके बाद रायपुर से अथरौली में जाते हैं और फिर अथरौली से अलीगढ़ में एटा चुंगी नाम की जगह पर चले जाते हैं। यहाँ इन्होंने एक ठिकाना बना लिया था, इसलिए ये हर्ष को छुपाकर यहीं रखते हैं। आधा प्लान सक्सेसफुल हो गया था, अब सिर्फ देर थी तो फिरौती की डिमांड करने की। कुछ देर के बाद ग्रुप के 3 लड़के भी इस खुफिया जगह पर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी फोन नहीं था, न ही कोई अनजान नंबर वाली सिम थी जिससे ये स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर सके। इन लोगों ने सोच रखा था कि ये लोग प्रिंसिपल से 5 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, इन्हें कोई सिम कार्ड नहीं मिल पाता। टाइम बढ़ने के साथ साथ इनकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी कि कहीं ये फंस ना जाए। इसी टेंशन में 5 दोस्त बैठे रहते हैं और जब हर्ष से बातचीत करते हैं तो हर्ष मासूमियत में एक छोटी सी भूल कर बैठता है। दरअसल हर्ष इन 5 को देखकर कहता है कि मैं तुम में से 2 को अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर उसे मारने का फैसला कर लेते हैं, जो कि इनके प्लान में शामिल नहीं था। दरअसल 5 को डर था कि अगर इन्होंने हर्ष को जिंदा छोड़ दिया तो वो अपने घर जाकर उन 2 लड़कों की पहचान सबको बता देगा और फिर 2 के साथ बाकी तीनों भी फंस जाएंगे। इसलिए ये लोग हर्ष को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और रूमाल से उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद ये 5 हर्ष की बॉडी को नहर में फेंक देते हैं और घर जाकर आराम से जिंदगी गुजारने लगते हैं, मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। 5 को यही लग रहा था कि पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो उन्होंने कॉल किया था जिससे नंबर ट्रेस हो सके और ना ही कोई अन्य सबूत थे। इसलिए 5 बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन पुलिस छानबीन के दौरान आखिरकार वो फुटेज देख लेती है जिसमें 2 लड़के हर्ष को लेकर गाड़ी से जा रहे थे। बस यहीं से इन 5 की पोल पट्टी खुलती चली जाती है। इन नाबालिग बच्चों की इतनी खौफनाक प्लानिंग सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह जाती है, जबकि हर्ष के माता पिता तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। अब क्योंकि 5 ही नाबालिग थे, इसलिए पुलिस और कोर्ट इनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाती और इन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। अब जो 2 बच्चे 16 साल के थे, उन्हें 2 साल बाद यानी बालिग होने के बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि बाकी 3 बाल सुधार गृह में ही रहते हैं और कुछ समय बाद 5 को ही आजाद कर दिया जाता है। इनमें से एक आरोपी को कैंसर की बीमारी जकड़ लेती है, जबकि बाकी 4 अपनी जिंदगी में खुशहाली से रहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आई। आसपास के गांव वालों का कहना है कि वो अब भी उसी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन 5 को रिहा करके सही किया गया या फिर इनको कोई सख्त सजा दी जानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स मिस ना हो।